हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है और आपकी जैसी पहली 10 बजे लाइव क्लास ख़त्म होती है उसके बाद आपकी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है। तो आप रोज़ ज़रूर देखा करिए। और साथ ही मैंने प्ले लिस्ट बना दी है प्रीवियस ईयर पेपर TGT PGT, उसमें जाके आप ये सब क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग ने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 50 क्वेश्चन कल हम लोग के तैयार हुए थे। आज हम लोग उसके नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको नहीं मिलता प्लेलिस्ट में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी कल की क्लास देख सकते हो। TGT PGT प्रीवियस ईयर पेपर करके प्लेलिस्ट बनाइए। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग कहते हैं। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग कहते हैं आमाशय, आते, आहार नाल, पाचन तंत्र। क्या राइट आंसर है? जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से कमेंट करो बच्चों। तो इसका राइट आंसर है सी, आहार नाल। तो आपका हमारे शरीर से मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को हम कहते हैं आहार नाल। देखिए इसका क्या है, इसका वो भी पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन भी, जिससे आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मानव शरीर में आहार नाल 9 से लेकर या 25 से लेकर 30 फीट लंबी नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर मलाशय में होती हुई मल द्वार तक जाती है। आहार नाल हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ग्रास नाल, ग्रसनिका, आमाशय और बृहद से होकर गुजरती है और अंत में आहार के पचने के बाद अवशिष्ट पदार्थों को मलाशय और गुदा मार्ग के माध्यम से बाहर निकालने का क्या करती है, कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है? रेनिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, स्टार्च। जल्दी से बताओ, लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो। तो देखिए लाल रस में हमारा टाइलिन पाया जाता है, तो सी इज़ राइट आंसर। देखिए लाल एक निर्ममी तरल और चिपचिपे श्लेष्म का मिश्रण होता है जो लाल ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसमें 98% जल, 2% जल श्लेष्म और टाइलिन नामक एंजाइम्स होता है। टाइलिन भोजन में पाए जाने मंड को शर्करा में बदल देता है और श्लेष्म भोजन के लुगदी को चिकना बनाता है, जिससे भोजन सुगमतापूर्वक ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है कि खनिज लवण है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट। सी इज़ राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट होता है। अपने छोटे आकार की वजह से, इसका जो छोटा आकार होता है इसकी वजह से इन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिसे शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है और इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट फसलों में फ्रक्टोज के रूप में और दूध में लैक्टोज के रूप में और शर्करा में सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ये स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं वो क्यों लेते हैं? क्योंकि ये स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इसमें सौंदर्य में वृद्धि होती है। क्या राइट आंसर है? जल्दी से बताओ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सी, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।
संतुलित आहार लेने से। तो देखिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन का उचित मात्रा में सम्मिश्रण हो और जिससे हमारे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन पोषक तत्वों और ऊर्जा के मानक को क्या करती है, निर्धारित करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन व वसा, कैल्शियम फॉस्फेट, थायमीन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन ए और राइबोफ्लेविन। धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन व वसा, कैल्शियम फॉस्फोरेट, थायमीन, निकोटिक एसिड, विटामिन ए और राइबोफ्लेविन। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, थायमीन, निकोटिक एसिड। धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो धान के कूट जाने से उसके छिकले में मौजूद थायमीन और निकोटिक एसिड नामक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फुक ने 1912 में चावल के छीलन से विटामिन ए को विटामिन B1 यानी थायमीन को तैयार किया तो और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, जबकि विटामिन B5 की कमी से प्लेगरा, याद रखिएगा, विटामिन B5 की कमी से प्लेगरा और अतिसार नामक रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, अफीम है, कोकीन है, मदरा है, तंबाकू है। जल्दी से बताओ सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है। अफीम है, कोकीन है, मदरा है, तंबाकू है, कौन सा है, जल्दी से बताओ। अफीम है, कोकीन, मदरा, तंबाकू। सबको पता है मदरा तो हो नहीं सकती इतनी, कोकीन भी नहीं, तंबाकू भी नहीं, तो कौन सा है, अफीम। किस मसाले में विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है। हल्दी, हरी मिर्च, जीरा, सौंफ। जल्दी से इसका आंसर बताओ। किस मसाले से विटामिन डी और कैरोटीन की प्राप्ति होती है। हल्दी, हरी मिर्च, जीरा, सौंफ। तो स्टूडेंट बता दें इसमें जो ऑप्शन दिए वो गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन ठीक पूछा, ऑप्शन ही गलत दिए, तो दिए गए सभी विकल्प क्या है, गलत है। हल्दी में देखिए विटामिन ए होता है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। हरी मिर्च विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, पोटेशियम व प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। जीरा विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन का स्रोत है, जबकि सौंफ विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीज, लोहा, फोलेट व फाइबर का उत्तम स्रोत है। विटामिन डी के स्रोत में मक्खन, मछली के तेल और धूप आदि मुख्य है। विटामिन डी में कौन कौन सा आएगा, मक्खन, मछली का तेल और धूप, इस बात को याद रखिएगा। वह अंग जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं। ये तो बहुत सरल है, जल्दी से राइट आंसर बताओ। श्वसन अंग कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे, पाचन अंग कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ईजी है। वह अंग जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे श्वसन अंग कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे, पाचन अंग कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, सबको पता है इसका आंसर। देखिए उत्सर्जन प्राणियों की उस कार्य विधि को कहते हैं जिसके द्वारा वह वर्ज्य पदार्थों, विषैले पदार्थों आदि को सही से बाहर निकालता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। शरीर में द्रव्यों की संरचना बनाए रखने, पार सरणी दाब और pH मान को संतुलन में बनाए रखने के लिए उत्सर्जन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समानतः प्राणियों के वर्ज्य पदार्थों को कार्बनिक व नाइट्रोजनी दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया और मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वक्र होता है यानी किडनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से
पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिली मूत्र एकत्र हो जाता है। मूल निष्कासन, जो मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से, यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिली मूत्र एकत्र हो जाता है, बताएं। 200 से 250 मिली, 400 से 500 मिली, 500 से 1000 मिली, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर आपका ए, 200 से लेकर 250 मिली। तो मूत्र निष्कासन की आवश्यकता से पूर्व मूत्राशय में लगभग 200 से लेकर 250 मिली मूत्र एकत्र हो जाता है। एक समान वयस्क व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र की मात्रा समानता मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाने की मात्रा, भोजन की प्रकृति, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति और उसके वातावरणीय ताप पर निर्भर करता है। मानव मूत्र पारदर्शी हल्के पीले रंग यानी यूरोक्रोम के कारण होता है और अम्लीय प्रकृति का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? गोल, चपटी, अनियमित, बेलनाकार। श्वेत रक्त कणिकाएं किस प्रकार की होती हैं? जल्दी से बताओ इसका आंसर। गोल होती हैं, चपटी होती है, अनियमित आकृति की होती है, बेलनाकार होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और बच्चों भी रिप्लाई दो। तो इसका राइट आंसर है सी, अनियमित आकार की। देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं अवर्णीय कोशिकाएं कही जाती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होने के कारण श्वेत होती हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इनकी आकृति अनियमित होती है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 5000 से लेकर 9000 प्रति घन मिमी होती है और इसका जीवन 10 से 13 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा और जीवाणुओं व अन्य नुकसानदायक बाह्य पदार्थों को नष्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है और आपको इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन तंत्र में, फुफ्फुस में, श्वास प्रणाली में, हृदय में। इसका आंसर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक एक ऐसे विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें आपकी वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, उसे प्रश्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, प्रदोषित श्वसन कहते हैं या स्वस्थ श्वसन कहते हैं। एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, उसे प्रश्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, प्रदोषित श्वसन कहते हैं या स्वस्थ श्वसन कहते हैं। तो उसे हम प्रशोधित श्वसन कहते हैं। देखिए, प्रशोधित श्वसन एक विशेष प्रकार का श्वसन है जिसमें वक्ष की गतियां अधिक बढ़ जाती हैं। श्वसन जीवधारियों द्वारा संबंधित वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वे अपने शरीर, कोशिकाओं और वातावरण के मध्य गैसों का विनिमय करते हैं। श्वसन में जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण विखंडन सरल पदार्थों में हो जाता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड। तो देखिए, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में 4 सेकंड का समय लगता है। तो श्वसन की संपूर्ण क्रिया में आपका 4 सेकंड में संपन्न होती है। वायु संचालन एक निश्चित दर से अपने आप होता है। जो वायु का संचालन है वह एक निश्चित दर है, उसके अकॉर्डिंग होता है। मनुष्य में इसकी दर लगभग 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है, जिसमें मनुष्य के प्रत्येक सांस में लगभग 2 सेकंड का निःश्वसन और 3 सेकंड का उच्च वसन होता है। मस्तिष्क की मेडुला में स्थित एक जोड़ीदार श्वास केंद्रों के इस तालमेल का क्या करती है? कंट्रोल करती है। न्यूरॉन क्या है?
यह एक प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिका में पाया जाने वाला द्रव पदार्थ है। यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है, पतले धागों का जाल है। जल्दी बताओ न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन यह सूत्रों के सहित तंत्रिका कोशिका है। तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका आवेग के संचरण हेतु विशेषीकृत तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यह लगभग 89 से लेकर 100 सेमी लंबी होती है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं जिन्हें कोशिका काय, ड्रेड्रॉन, एक्सॉन कहा जाता है। मस्तिष्क की 3 झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संयुग्मक, फिशर, मेनिडीज, माइलिन। जल्दी से बताओ मस्तिष्क की 3 झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, मेनिडीज। देखिए मेनिडीज या मेनिडीज मस्तिष्क में स्थित 3 झिल्लियाँ होती हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढककर रखती हैं, जिन्हें क्रमशः ड्यूरा मेटर, आर्केडियड मेटर, पिया मेटर कहा जाता है। ये झिल्लियाँ मेरुदंड, मैग्नम फोरमेन की सहायता से जुड़ी रहती हैं। इन्हीं झिल्लियों में सूजन होने पर मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। रंगों की सही पहचान न कर पाने के कारण कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि, निकटदृष्टि, वर्ण, अंधता, इनमें से कोई नहीं। ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसका आंसर तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वर्ण अंधता। मैंने बहुत बार पढ़ाया है इसको। जब आपको SCRT पढ़ाई थी उसमें भी मैंने बताया था। तो देखिए वर्ण अंधता आँखों से संबंधित क्या है? एक दोष है जिसमें अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। वर्ण अंधता के कारण व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों जैसे लाल, हरा, नीला में विभेद नहीं कर पाता। वर्ण अंधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्तियों की संख्या पूरे विश्व में लगभग 8% है। मानव द्वारा रंगों में विभेद करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? जो अलग अलग रंगों के लिए दिमाग में अलग अलग संकेत भेजते हैं। ये पूरा आपका तैयार हो गया। वर्ण अंधता क्या है? कोलिलिया की रचना किस प्रकार की होती है? लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, एक स्पल ट्यूब के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कोलिया की रचना एक स्पर ट्यूब के समान होती है। सी इज़ राइट आंसर। तो कोलिया अंत कर का भाग होता है जो एक स्पर ट्यूब के समान संरचना होती है, जो घोंघे की कवच के समान स्वयं पर मुड़ी होती है। कोलिया 2 संघीय झिल्लियाँ व पेरिलिफ द्रव से भरी होती है जो एक डिवाइडर की भांति कार्य करती है। कोलिया वातावरण से प्राप्त होने वाला साउंड वेव की विद्युत इम्पल्सों में परिवर्तित कर दिमाग के पास भेजती है, जिन्हें दिमाग साउंड वेव में परिवर्तित कर लेता है, जिसे हम आसानी से समझ पाते हैं। देखिए स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। शुक्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, डिम्ब वाहिनियाँ। ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। शुक्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, डिम्ब वाहिनियाँ। तो इसका राइट आंसर आपका शुक्राशय ए। देखिए अंडाशय, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनियाँ स्त्रियों के प्रमुख प्रजनन अंग होते हैं, जबकि शुक्राशय पुरुष जनन अंग है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के उपस्थित होता है। शुक्राशय की दीवारों से एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो शुक्राशय में स्थित शुक्राणुओं का पोषण करता है। इसी द्रव से ही वीर्य का अधिकांश भाग बनता है। दोनों तरफ से शुक्राशय आपस में मिलकर एक संयुक्त नली बनाते हैं जिसे संखलन
स्खलन वहनी कहते हैं और इसी नली के माध्यम से शुक्राशय शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में पहुंचा देता है। मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? 20, 25, 10, 28। जल्दी से बताओ मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? 20 दिन का, 25 दिन का, 10 दिन का, 28 दिन का। तो सबको पता है मासिक धर्म 28 दिन का होता है। सामान्यतः स्त्रियों की गर्भावस्था को छोड़कर मासिक धर्म की समय अवधि 26 से लेकर 28 दिन की होती है। स्त्रियों में इसकी शुरुआत 12 से 13 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाती है और लगभग 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। मासिक धर्म की अवधि में प्रत्येक 26 से लेकर 28 दिनों में स्त्रियों के गर्भाशय से रक्त व श्लेष्म का स्राव होता है जो 3 से 4 दिन तक चलता है, जिसे रजोधर्म मासिक धर्म कहा जाता है। जबकि 40 से 45 वर्ष की अवस्था में यह स्राव नहीं होता, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। हार्मोन्स की उपयोगिता क्या है? शरीर को बलवान बनाना, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को स्वास्थ्य वृद्धि सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। हार्मोन्स की उपयोगिता क्या है? शरीर को बलवान बनाना, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को स्वस्थ वृद्धि सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। हार्मोन्स की उपयोगिता क्या है? शरीर को बलवान बनाना, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। हार्मोन्स की उपयोगिता क्या होती है? शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। तो देखिए, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ जो शरीर के भीतर चलने वाली विभिन्न क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार तीव्र या मंद करके शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देता है। थायराइड में थायरॉक्सिन, पैराथायराइड में पैराथाइमिन, अग्नाशय में अग्नाशयिक रस और लैंगरहैंस की दीपिका से इंसुलिन जैसा हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है नर मनुष्य में शुक्राजन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? जल्दी से बताएं। नर मनुष्य में शुक्राणुजन की क्रिया किस हार्मोन के कारण होती है? तो उसका राइट आंसर है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। सी इज राइट आंसर। तो देखिए, नर मनुष्य में शुक्राजन की क्रिया फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स यानी FSH के द्वारा तीव्र होती है। इसका श्रावण अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। यह सेमिनोफेरस नलिकाओं को उद्दीपित करके शुक्राजन को प्रभावित करता है। FSH की अनुपस्थिति में शुक्राजन की प्रक्रिया संभव नहीं है। पुरुष के अलावा स्त्रियों में अंडाशय के फॉलिकल की वृद्धि और अंडों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। नलिका विहीन ग्रंथि है पीयूष आपकी थाइमस, एडिनिल या इनमें से सभी? जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर डी। देखिए, जंतुओं की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय करने का कार्य हार्मोन्स द्वारा संपादित होता है। विशेष प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्राव के लिए नलिकाएं भी नहीं होती, जिससे ये अपना स्राव सीधे रुधिर में मुक्त करते हैं। पीयूष, थाइमस, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि आदि कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट है अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, इन सब का? जल्दी से बताओ। जो आपका अच्छा स्वास्थ्य है उसमें किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का या इनमें से सभी का? तो बिल्कुल राइट आंसर है डी, इनमें से सभी का। अच्छी आदतें भी होनी चाहिए, घरेलू स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक और मस्तिष्क के पूर्ण रूप से विकसित रूप से कार्य करने की अवस्था को कहा जाता है। शारीरिक और मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहा जाता है उत्तम स्वास्थ्य
पॉजिटिव श्वास, पूर्ण श्वास, अच्छा श्वास। शारीरिक व मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहा जाता है। उत्तम श्वास, सकारात्मक श्वास, पूर्ण श्वास, अच्छा श्वास। तो इसे कहा जाता है पूर्ण श्वास। शरीर और मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को पूर्ण श्वास की संज्ञा दी जाती है। श्वास विज्ञान में प्रत्येक मनुष्य के शारीरिक वृद्धि विकास को इष्टतम करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में पूर्ण श्वास का अर्थ केवल रोग रहित व दुख रहित जीवन नहीं, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक और मानसिक सामाजिक हस्तता और पुष्टता का द्योतक है। वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड का। वायु में मुख्य भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? जल्दी से बताएं। इसको ऑप्शन ही गलत दिया है, तो आपको बता देते। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा आर्गन की होती है, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय संगठन का 0.933% होती है, जबकि स्वतंत्र वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, जो वायुमंडलीय संगठन का 78% होता है। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण होता है, जिसमें पाए जाने वाले प्रमुख गैसों का मिश्रण प्रतिशत इस प्रकार है। ये प्रतिशत याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। पहला नाइट्रोजन 78.03, ऑक्सीजन है आपका 20.99, आर्गन है 0.9324, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, हाइड्रोजन 0.01, अक्रिय गैस 0.0024। कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है एक खिड़की, एक दरवाज़ा, एक खिड़की, एक रोशनदान, एक दरवाज़ा, पारगामी संवातन व्यवस्था या कूलर की व्यवस्था। कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है। तो आपको बता दें, कमरे के अच्छे संवातन के लिए जरूरी है कि एक खिड़की, एक रोशनदान और एक दरवाज़ा होना। कमरे के अच्छे संवातन के लिए उसमें कम से कम एक खिड़की, एक रोशनदान, एक दरवाज़ा जरूर होना चाहिए। इससे कमरे में वायु का आवागमन और संवातन पूर्ण रूप से बना रहता है। पिस्सू कहाँ रहते हैं? कूड़े में, जानवर के शरीर में, गंदे पानी में, चारपाई में। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। देखिए, पिस्सू हम जानवर के शरीर में, तो राइट आंसर इज पी। तो पिस्सू साइफोनेप्टा कुल के कीट हैं। इनके पंख नहीं होते। इनके मुख्य अंग त्वचा को छेदना और रक्त चूसने के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो समांतर स्तनधारियों के पक्षियों के शरीर में रहते हैं। इनका खून चूस कर अपना पोषण करते हैं। प्लेग नामक रोग के विषाणु इन्हीं पिस्सुओं के द्वारा फैलते हैं। सुलभ शौचालय के उत्तम और आदर्श शौचालय है। पहला ऑप्शन इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त व विषैली गैस नहीं होती। वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता। इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता। उपयुक्त सभी। जो सुलभ शौचालय है आपका, वो एक उत्तम और आदर्श शौचालय है, क्योंकि इसमें मल व कीड़ों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त किया जाता है। किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त विषैली गैस नहीं बनती। इसमें वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता। इसमें दूषित पानी से नदी का पानी गंदा नहीं होता। उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें बच्चों डी है, उपयुक्त सभी।
सुलभ शौचालय शौचालय निर्माण की एक सस्ती तकनीक है जिसमें 2 गड्ढे के माध्यम से शौचालय का निर्माण किया जाता है। सुलभ शौचालय एक आदर्श शौचालय का उदाहरण है क्योंकि यह सस्ता, टिकाऊ होने के साथ साथ इसमें एकत्रित मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। वातावरण के प्रदूषित होने का भय भी नहीं रहता। उसका पानी कहीं अन्यत्र न बहने से नदी का पानी में गंदा नहीं होता। नेक्स्ट है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना, आशवन, अपक्षेपण, क्लोरीकरण। जल्दी से बताओ घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी विधि से हम घर में ही पानी को शुद्ध कर सकते हैं? सबको पता है उबालना, ए राइट है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम विधि उबालने को माना जाता है क्योंकि यह आसानी से बिना किसी बाह्य संसाधन के संपन्न की जा सकने वाली प्रक्रिया है जिसके आशवन, अपक्षेपण, क्लोरीकरण जल को शुद्ध करने के लिए औद्योगिक स्तर पर अपनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? अगर अशुद्ध जल है तो कौन सा रोग हो सकता है? क्षय रोग, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से रिप्लाई दो क्योंकि जल्दी थोड़ा करेंगे तो जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे कर करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? क्षय रोग, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हैजा। देखिए अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाला रोग हैजा है। ये विब्रियो कॉली नामक जीवाणु से होता है जो जल, खाद्य पदार्थों, मक्खियों के माध्यम से फैलता है। उल्टी, दस्त इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं जबकि क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस नामक जीवाणुओं से और चेचक वेरियोला नामक विषाणु से फैलने वाला रोग है। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय, उपयुक्त सभी। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय, उपयुक्त सभी। जल्दी से राइट आंसर दो। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। देखिए जन स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय इत्यादि सक्रिय संगठन की भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है? कैल्शियम, लोहा, गंधक, सोडियम। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है? कैल्शियम, लोहा, गंधक, सोडियम। तो इसका राइट आंसर है गंधक। देखिए भूमिगत जल में पाया जाने वाला गंधक का लवण त्वचा रोगों के इलाज के लिए एक औषधि की भांति कार्य करता है। गंधक में एंटीबैक्टीरिया, एंटी फंगल व अन्य पैरासाइटिक जीवों को मारने के गुण मौजूद होते हैं। त्वचा रोगों के इलाज में प्रयोग होने के अलावा लोशन, क्रीम, साबुन आदि बनाने में अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं। गंधक यानी गंधक को हम एस से लिखते हैं। साधारण तापमान पर क्रिस्टली व पीले रंग का होता है और प्राकृतिक रूप से यह ज़्यादातर सल्फाइड और सल्फेट की तरह मिलता है। तो प्राकृतिक रूप से अगर नेचुरल रूप से देखा जाए तो ये ज़्यादातर सल्फाइड और सल्फेट की तरह मिलता है। रोग वाहक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन जो रोगी होते हैं जिनमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन जिसमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वह स्वस्थ होते हैं। थर्ड ऑप्शन वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी है। रोगवाहक सामान्यतः वे प्राणी होते हैं जो संक्रामक रोगों को किसी एक रोगी से निरोग व्यक्ति में फैलाते हैं। ऐसे प्राणी जो किसी तरह से रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु या जीवाणु आदि को किसी अन्य स्वस्थ जीव के शरीर में पहुंचा देते हैं, चाहे वे रोगी ना हो तो क्या हो कहलाएंगे? वो रोगवाहक की श्रेणी में आते हैं। जैसे एक मच्छर मानव रक्त को पीकर कई तरह के रोगों को
रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है। तो रोगवाहक किसे कहते हैं? वे रोगी जो लक्षण प्रकट नहीं करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को क्या करते हैं? संक्रमित कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, जल व भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? जल व भोजन है हमारा, किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? पिस्सू, मक्खी, मच्छर, चूहे। जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है मक्खी। जल व भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? मक्खी। तो जल और भोजन घरेलू मक्खी के कारण बहुत ज़्यादा संक्रमित होता है। ये खाद्य पदार्थों और जल में आसानी से बैठ उन्हें संक्रमित कर देते हैं। घरेलू मक्खी रोग फैलाने में भी सर्वोपरि है। इसके द्वारा फैलाए जाने वाले प्रमुख रोग में अतिसार, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक कोढ़, ये सब हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ताकि मित्र रिश्तेदार मिलने आ सके, हम अपने माँ बाप की डांट से थोड़ी देर से मुक्ति प्राप्त कर सके। उद्यान मतलब बगीचे, पेड़ पौधे लगाना। जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिल सके ताकि वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उद्यान बाग बगीचे क्यों लगाते हो? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, सिंपल सा है। इसका राइट आंसर हमारा सी है। जनता को उद्यान है बाग बगीचे पेड़ पौधे हम क्यों लगाते हैं? जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक हो। तो उद्यान यानी पार्क यानी वाटिका शहरों के अंदर या आसपास मनोरंजन के लिए बनाया गया खुला या शोभायुक्त पेड़ पौधों से सजा हिस्सा होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता को शुद्ध वायुमंडल शांतिप्रिय स्थान प्रदान करना, जिससे अपने व्यस्तम जीवन शैली में थोड़ा समय निकालें और यह शांतिपूर्वक जीवन बिताएं। तो ये था आपके आज के क्वेश्चन। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपने इससे पहले क्लास ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। साथ ही एक और बात बताना चाहती हूँ, आपकी प्लेलिस्ट में बना दे रही हूँ टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर करके, उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय, टेक केयर।